जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के अंतिम दिनों का महासंग्राम लेके हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी के जी एस की प्रश्नों की श्रृंखला की निरंतर चल रही सीरीज का आज दोस्तों यह 7वां प्रश्न पत्र है। बिल्कुल पेपर जैसे प्रश्न, जैसे पेपर में छपने वाले प्रश्न दोस्तों हम आप लोग के समक्ष प्रतिदिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए 7वां सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं, जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जो आपके परीक्षा की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला होगी, जो पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन्हीं के प्रश्न पत्रों से दोस्तों निचोड़ कर लाया गया। यह 20 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यह हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों शुरुआत के चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे और अपना काम बेहतर करेंगे। और जो कुछ भी कमियां हो दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। आइए चलते हैं आगे, समय व्यर्थ न करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ। आपको अभी अध्ययन करना है। यदि आप कल की तलाश में हैं तो याद रखें कि यह कभी नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ आज में जिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के द्वारा ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गुप्तचरों को कहा जाता था। ए ऑप्शन है गूढ़ पुरुष, बी ऑप्शन है गुप्तचर, सी ऑप्शन है संस्था एवं संचार, डी ऑप्शन है खोजी। तो दोस्तों मौर्य काल में जो है वो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। दोस्तों इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान था उनके शासन काल में। आज का दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों हड़प्पा कालीन का जो खुदाई के क्षेत्रों में अस्त्र शस्त्रों का या फिर जो धातुओं की प्राप्ति हुई है दोस्तों, उसमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है स्वर्ण, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोहा। दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाइयों में दोस्तों अभी तक हमें लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, और चांदी, सोना और जो है तांबा, इन सब की प्राप्ति हुई है। लौह युग का दोस्तों जो आरंभ माना जाता है या उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। दोस्तों नहीं था, ये थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है दालें, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा जौ। जो मुख्य फसल था वो जौ था। चावल और गेहूं भी दोस्तों वहां पे फसल उगाई जाती थी। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है होलकर, बी ऑप्शन है सिंधिया, सी ऑप्शन है बुंदेला राजपूत, डी ऑप्शन है चंदेल राजपूत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। और खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। दोस्तों चंदेल जो खजुराहो का मंदिर है चंदेल राजपूतों द्वारा स्थित दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर जिले में दोस्तों स्थित है। यह दोस्तों अपने समय का जो ये खजुराहो मंदिर था, ये बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया हुआ मंदिर था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, सी ऑप्शन है मोहम्मद कासिम, डी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत का दोस्तों प्रथम आक्रमणकारी जो अरब से आया हुआ था मोहम्मद बिन कासिम था। ईरान के दोस्तों ये ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति भी था और दामाद भी था। भारत का प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था। दोस्तों जो चंदावर का युद्ध हुआ था, तो पहला तो क्वेश्चन हमारा आंसर यही बन जाता है कि 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। और दोस्तों इसका जो किसके किसके मध्य हुआ था, ए ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन है भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयचंद और मोहम्मद गौरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी। दोस्तों चंदावर के ही युद्ध में
मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जयचंद के मध्य दोस्तों लड़ा गया था, और कन्नौज के जो राजा जयचंद थे दोस्तों इस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में उनकी हार हुई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए। दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी का, जो लगभग हर दूसरी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों ये क्या कहते हैं, चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो गई थी, तो इनका मकबरा भी लाहौर में स्थित है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ए ऑप्शन है बहलोल लोधी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सी ऑप्शन है दौलत खां लोधी, डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी था, लेकिन लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी था। जिसने लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था दोस्तों, जिसने लोधी वंश की नींव रखी थी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बख्श दोस्तों किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन है हुमायूं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श कहा जाता था, जिसका अर्थ था लाखों में दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इक्का प्रणाली चलाई थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली थी। आप इसके बारे में हम आप लोग को आगे की वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की गई थी लगभग 1206 ईस्वी में। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण कराया था दोस्तों, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, यह क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शेरशाह, सी ऑप्शन है बाबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारा बनता है कि पद्मावत किसकी रचना थी, तो थी मलिक मोहम्मद जायसी की। और किसके शासनकाल में दोस्तों हुआ था, ये हुआ था शेरशाह के शासनकाल में। दोस्तों पद्मावत जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का दोस्तों प्रसिद्ध महाकाव्य था। तो पद्मावत कैसा काव्य था दोस्तों, महाकाव्य था, और इसकी भाषा जो है दोस्तों अवधी थी। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। ए रायगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये अमरकंटक पहाड़ी से होगा। दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश के अनूपनगर जिले में स्थित है। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। दोस्तों ए ऑप्शन है हीराकुंड बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, डी ऑप्शन है टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पर यह डैम बांध बनाया गया। और यह दोस्तों अगर जो ऊंचाई की दृष्टि से बात की जाए, भारत का तो पहले नंबर का बांध है दोस्तों, लेकिन अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो टिहरी बांध 5वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध होगा। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों ये ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, बी ऑप्शन RCV राव, सी ऑप्शन है VKRV राव, डी ऑप्शन है DR गॉडवे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने किया था। दोस्तों इन्होंने जो आकलन किया था, इसके मुताबिक दोस्तों 1867-68 में इन्होंने जो किया था, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान इन्होंने लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय दोस्तों लगाया था। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के विटामिन ए का भंडारण होता है
मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है त्वचा में, सी ऑप्शन है फुफ्फुस में, डी ऑप्शन है वृक्क में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। मानव शरीर के जो विटामिन ए का भंडारण होता है दोस्तों, ये यकृत में होता है। जो यकृत है दोस्तों शरीर के वृद्धि, यकृत कहते हैं, विटामिन ए, माफ कीजिए, विटामिन ए दोस्तों शरीर के वृद्धि में सहायक होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव आता है और दांत हिलने लगता है? तो मसूड़ों से दोस्तों जो रक्त का खून निकलता है दोस्तों और दांत के हिलने की शिकायत आती है, वो किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका दोस्तों सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो मसूड़े हिलने और दांतों का, मसूड़े से खून आना और दांतों के हिलने का कारण दोस्तों विटामिन सी होता है। विटामिन सी का दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, आंवला होता है। खट्टे चीजों में विटामिन सी प्राप्त होता है। आज का 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? दोस्तों शरीर में भंडारित कौन सा नहीं होता, शरीर से बाहर कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो दोस्तों शरीर में जो भंडारण नहीं होता दोस्तों, वो बी और सी विटामिन का भंडारण शरीर में नहीं होता। दोस्तों ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, इसका भंडारण हमारे शरीर में दोस्तों नहीं होता। ये मूत्र के रास्ते दोस्तों हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश का इसका क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के समान है, ए ऑप्शन है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी ऑप्शन है सभी वयस्क को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी ऑप्शन है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों सर्वोच्च कौन सा? ए संसद, बी धर्म, सी संविधान, डी सर्वोच्च न्याय। तो इस क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्वोच्च क्या कहते हैं, माफ कीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च दोस्तों संविधान को माना जाता है। आज का हमारा दोस्तों 20 प्रश्नों का सीरीज यहीं पर खत्म होता है। आगे का आज 8वां वीडियो लेके हम आप लोग के समझ जल्द ही उपस्थित होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी कमी हो आप उसको भी बताएं, और हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टॉपर थॉट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों टॉपर्स थॉट हमसे सर्च करके हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।